Hello, students. Good morning. Welcome to our biology class. So, in the last class, we finished talking about process of translation. That how does the information on the mRNA is being read to make a chain of the amino acids is to make a polypeptide chain. I hope you have revised up to that. Now, the next topic that we have after the translation is the regulation of the gene expression. Now, first of all, what do you understand from the gene expression? As we know, so let's say if this is the DNA segment and DNA segment में कोई एक specific segment is coding for the one gene. Let's say this is coding for a certain enzyme. अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो जीन है ये हर टाइम एक्सप्रेस हो रहा है। जीन के एक्सप्रेस होने का मतलब है कि वहां पे जो डीएनए है उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन हो रही है। क्योंकि अगर तो ऑल द टाइम किसी भी डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो तो उस प्रोटीन का जो अमाउंट है वो सेल में इंक्रीज हो जाएगा। एंड कोई भी चीज एक रेगुलेटेड वे में ही सेल में प्रेजेंट है, अगर वो जरूरत से ज्यादा होगी तब सेल नेगेटिव फीडबैक से क्या कहेगा दैट स्टॉप मेकिंग दैट सर्टेन प्रोटीन। और जब इस चीज की कमी होगी तो इट विल गिव द सिग्नल टू डीएनए दैट ओके स्टार्ट सिंथेसाइजिंग इट। सो लेट्स से हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो इस डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन रुक जाएगी। बट द मोमेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एंजाइम फॉल्स, इस एंजाइम को कोड करने वाले डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है जो वो स्टार्ट हो जाएगी। और इसी को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, की जीन किस टाइम पे अपने आप को प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है और कब एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। अब ये जो जीन एक्सप्रेशन है इसको कौन कौन से फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं, किन लेवल्स पे रेगुलेट किया जा सकता है, इसी चीज को हम पढ़ेंगे आज के लेसन में विद वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द लैक ऑपेरॉन। ओके, तो कोई भी जीन है उसको रेगुलेट करते हैं या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैसे हमारी बॉडी में कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन है या हमारी बॉडी में कोई प्रोटीन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए तो वो हमें बॉडी में चल रही केमिकल रिएक्शंस के फीडबैक से पता चला जाएगा कि कब किस प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कम है, तो वो डीएनए को सिग्नल देगा कि भाई इसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को इनिशिएट कर दो। दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल। लेट्स से अगर कोई इंडिविजुअल की डाइट है उसमें प्रोटीन है ही नहीं, तो अगर किसी इंडिविजुअल की डाइट में प्रोटीन नहीं है तो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स की जरूरत भी नहीं है। बट किसी इंडिविजुअल की डाइट में अगर प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसकी बॉडी में जो एंजाइम्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी ज्यादा हो ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। राइट, तो वी कैन से फिजियोलॉजिकल मतलब उसकी बॉडी में चल रही केमिकल रिएक्शंस, बाहर से आ रहे केमिकल इनपुट्स ये इफेक्ट करती हैं। एंड लास्टली इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जैसे हमारे स्किन में एक प्रोटीन है मेलानिन जो स्किन के कलर को डिटरमिन करता है। मेलानिन बनेगा कि नहीं मिलेगा बनेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपोजर टू द यूवी रेज। तो ये होगी एक इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है ये स्टार्ट हो जाती है द मोमेंट अ जाइगोट इज फॉर्म। जैसा कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि सबसे पहले बनता है जाइगोट और जाइगोट से सबसे पहले बनता है एम्ब्रियो। हम तब तक उसको एम्ब्रियो कहते हैं जब तक इट डजंट टेक द ह्यूमन लाइक फॉर्म। राइट, तो एम्ब्रियो इज इन द बिगनिंग इज जस्ट अ मास ऑफ सेल्स जिसमें सारे सेल्स एक जैसे हैं। ठीक है, बट बाद में जो एम्ब्रियो के सेल्स हैं कुछ सेल्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ब्रेन सेल्स में, कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्किन सेल्स में, कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मसल सेल्स में। अब ये एक ही सेल से सारे सेल ओरिजिनेट हुए जाइगोट से। बट हाउ कम कुछ सेल्स स्किन सेल्स हैं, कुछ नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स स्किन सेल्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, स्किन सेल्स नर्व सेल्स में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही हैं, दिस डिपेंड्स अपॉन किस सेल में कौन से जीन एक्सप्रेस्ड है। तो जो जीन्स स्किन सेल्स में एक्सप्रेस्ड है वो नर्व सेल्स में एक्सप्रेस नहीं होंगे, जो नर्व सेल्स में एक्सप्रेस्ड है वो मसल सेल्स में एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो इवन दो सारे के सारे सेल्स ओरिजिनेट होके कहाँ कहाँ से आए हैं, जाइगोट से, बट स्टिल उनका फंक्शन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्योंकि उन सब में अलग अलग टाइप के जीन्स हैं जो वो एक्सप्रेस्ड हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट मेंट बाय द जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन ही है जो हमारी बॉडी में एम्ब्रियो को डिफरेंशिएट करके फाइनली किस में ट्रांसफॉर्म करती है, इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ अब यहाँ पे सेंट्रल डोगमा तो यही कहता है कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा, वी कॉल दिस एज द ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन्स और पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन।
तो अगर हमने कोई भी प्रोसेस रोकना है, लेट्स से यू वांट टू स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी में कोई सर्टेन प्रोटीन ज्यादा है, तो देयर शुड बी सम चेक पॉइंट्स कि किस पॉइंट पे रोके। तो यूकेरियोट्स में क्योंकि कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो फर्स्ट थिंग जो फर्स्ट चेक है दैट इज एट द पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। अगर हम इसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं कि वेदर व्हाट इज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, दैट एच एन आर एन ए, हीट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, कि हीट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट इज द रेगुलेशन एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। इफ द ट्रांसक्रिप्शन इज टर्न्ड ऑन, तो ऑब्वियसली एमआरएनए बनेगा और पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। बट इफ द ट्रांसक्रिप्शन वुड बी टर्न्ड ऑफ, हम पॉलीमरेज को बाइंड ही ना करने थे प्रोमोटर रीजन से, तो ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनेगा एंड वी विल स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। But what if transcription has already happened, but we still want to stop that gene to be expressed? हम उस प्रोटीन को बनने से रोकना चाहते हैं। तो there is the second step. यूकेरियोट्स में दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज में एक चीज थी स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। तो इफ यू रिमेम्बर इन स्प्लिट जीन अरेंजमेंट देयर वाज द वन थिंग कि जो एक्सोन्स हैं वो इंटरप्टेड हैं इंट्रोन से। एक्सोन्स वर द कोडिंग सीक्वेंसेस और इंट्रोन्स वर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। इंट्रोन्स को हम रिमूव करते थे और इंट्रोन्स को रिमूव करने के बाद एक्सोन्स को ज्वाइन कर देते थे। तो दिस इज द अनदर थिंग, इफ वी कंट्रोल कौन से इंट्रॉन्स को रिमूव करें, स्प्लाइसिंग कितनी किस एक्सटेंट तक हो सकती है, सो दैट इज हाउ वी कैन रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। इवन दो इंटरेस्टिंगली, लेट्स से दिस इज एक्सोन, दिस इज इंट्रॉन, दिस इज एक्सोन, दिस इज exon, intron, exon. Let's call it as E1, exon 1, intron 1, exon 2, intron 2, exon 3, intron 3, exon 4, intron 4. Even a regulation is extent तक हो सकती है that sometimes along with exons. So let's say we were joining the exons, but exons join करने के साथ we also joined one of the introns. So this is exon 1, this is intron 1, and then we have the rest of the exons joined together. Maybe in other one we just join the all the four exons together. कि E1 जोड़ दिया, E2 जोड़ दिया, E3, E4. Maybe in other one E1, E2, and then we kept the intron 2, but we didn't kept the rest of the introns. डिपेंडिंग अपॉन स्प्लाइसिंग किन इंट्रोन की हो रही है, कहाँ पे हम इंट्रोन्स को रिमूव कर रहे हैं, कौन सा इंट्रोन एक्सोन्स के अलोंग विद आगे जा रहा है, उसके हिसाब से यू कैन हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड फॉर्म। इसके बेसिस पे वी कैन हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स फॉर्म्ड। थर्ड इज द ट्रांसपोर्ट लेवल। अब हमें पता है कि जब भी एच एन आर एन ए से मेच्योर एमआरएनए बन गया स्प्लाइसिंग कैपिंग टिलिंग के बाद, इट हैज टू कम इनटू साइटोप्लाज्म जहां पे इट विल एनकाउंटर द राइबोसोम्स। अब वी कैन ऑल्सो कंट्रोल दिस ट्रांसपोर्ट। अगर एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होकर साइटोप्लाज्म में आए ही ना, तो ऑब्वियसली वी कैन रेगुलेट द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन भी किसकी होगी अगर एमआरएनए ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, राइट? एंड फाइनल एंड द कंट्रोल ओवर हियर इज द ट्रांसलेशनल लेवल, दैट वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन। ये सब बन गया, एमआरएनए बन गया, इट केम इनटू द साइटोप्लाज्म, बट वी स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। So even after everything happened, but because we stopped translation, so the process of the protein formation stopped. तो ये चार लेवल्स हैं जिनमें हम चेक पॉइंट्स बना सकते हैं कि कोई भी डीएनए है उससे प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा, हम डिफरेंट लेवल्स पे उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। बट प्रोकैरियोट्स में देयर इज दिस प्रॉब्लम दैट देयर इज लैक ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन। और मैंने आपको वहां पे बताया था क्योंकि कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, तो लेट्स से दिस इज वन ऑफ द सेल, डीएनए से जैसे जैसे आरएनए बनता है राइबोसोम्स पिक इट अप और साथ में क्या स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड प्रोसेसेस। सो वन थिंग, इसमें प्रोसेसिंग नहीं होती है तो वी कैन कंट्रोल इट एट प्रोसेसिंग लेवल। इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है किसी भी चीज का न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, सो वी कैन कंट्रोल दिस। एंड ऑल्सो वी कांट कंट्रोल द ट्रांसलेशन। क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने से पहले ही ट्रांसलेशन है जो वो स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर दी कपल्ड प्रोसेसेस। So this is one of the very important multiple choice question thing that you can remember, that the main site of regulation of gene expression in prokaryotes is just the transcriptional level. That is the beginning of the transcription. Okay, but in eukaryotes there are four levels जहां पे हम gene expression को regulate कर सकते हैं। Okay, अब यहाँ पे हमने कहा था तीन factors हैं जो किसी भी gene expression को control कर सकते हैं। One is metabolic, second is physiological, and the third is the environmental. And here we have an example
of the physiological factor that affects the expression of a certain gene in a bacteria, which is Escherichia coli. अब Escherichia coli और एनी ऑर्गेनिज्म, एनी सेल वी कैन से, सिर्फ उन्हीं जीन्स को एक्सप्रेस करेगा जो प्रेफरेबली एक टाइम पे चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोटीन चाहिए नहीं एंड योर बॉडी हैज ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड इट, नो। only as and when your body needs a certain protein, only then it will be synthesized, otherwise it won't be present in the stored form. Now this Escherichia coli generally, it prefers the food in the form of glucose. Okay, but let's say glucose is not over here, but rather इसको हमने grow किया इस एक ऐसे medium में which contain the lactose. Now what it has to do, it still prefer the glucose. So what it does, it breaks down the lactose. Lactose is a disaccharide. You understand what is disaccharide? Disaccharide means which is made up of two sugar molecules. And what are the two sugar molecules? It is made up of glucose and the galactose, right? So that means if you feed it with the lactose, it will break it down, because obviously every cell needs the glucose. Glucose is the fuel. Even हमारी बॉडी में भी नो मैटर आप शुगर किस फॉर्म में खा रहे हो, आपके सेल्स को शुगर सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म में चाहिए, राइट? अब इस लैक्टोज की ब्रेकडाउन into the glucose and galactose is done by this enzyme beta galactosidase. Now, as long as you are already feeding the glucose, जब तक तो E. coli सिर्फ ग्लूकोज पे फीड कर रहा है, इसको ये एंजाइम चाहिए ही नहीं, बिकॉज लैक्टोज ही नहीं है तो इसको ब्रेक डाउन भी क्या करना है, इट हैज द ग्लूकोज अवेलेबल। बट अगर ग्लूकोज नहीं है और इसके मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, इसको लैक्टोज तोड़ने के लिए इस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो लैक्टोज अगर तो इन्वायरमेंट में एब्सेंट है, तब तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। बट अगर लैक्टोज एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो इट विल सिंथेसाइज दिस एंजाइम विच इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो यहाँ पे लैक्टोज का प्रेजेंट और एब्सेंट होना ही डिटरमिन करता है कि जो जीन्स हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज के, वो एक्सप्रेस होकर ये एंजाइम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, राइट? तो नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि ये जो कंट्रोल है ये होता कैसे है, नाउ टोल्ड यू कि हमारी बॉडी में भी या मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो डीएनए एक्चुअली कोड करता है दैट इज वेरी स्मॉल। लाइक इन योर बॉडी लेस देन 2% जीन्स एक्चुअली कोड फॉर प्रोटीन। 98% डीएनए को हम जंक डीएनए कहते हैं, बट ये जंक नहीं है। इवन इंट्रोन्स का फंक्शन बताया था कि वो डायरेक्टली प्रोटीन्स नहीं बना रही है, बट दे आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन। वही कंट्रोल करती हैं कि कौन सा जीन स्विच ऑन होगा और कौन सा जीन स्विच ऑफ होगा, राइट? नाउ इफ यू रिमेंबर द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, तो उसमें तीन मेन रीजन्स थे। व्हाट वर द थ्री मेन रीजन्स? प्रोमोटर, देन देयर वाज द स्ट्रक्चरल जीन एंड देन देयर वाज द टर्मिनेटर। प्रोमोटर वाज द साइट जहां पे कौन इंटरेक्ट करता है? आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज बाइंड करेगा तभी यहां से क्या बनेगा? एमआरएनए। अब promoter is available to bind with the RNA polymerase or no? This is regulated by some accessory proteins. प्रोमोटर पे पॉलीमरेज बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ फ्यू मोर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन दो टाइप के हो सकते हैं, एक्टिवेटर्स या रिप्रेसर्स। अगर तो प्रोटीन एक्टिवेटर है, ये प्रोमोटर से जाके बाइंड करेगा, उसको सिग्नल देगा दैट ओके स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन, तो ये पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, ये एनहांस करता है कि ओके ज्यादा से ज्यादा पॉलीमरेज बाइंड हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो। बट जो रिप्रेसर प्रोटीन्स हैं, ये पॉलीमरेज को जाके कर देते हैं ब्लॉक, सॉरी प्रोमोटर को जाके कर देते हैं ब्लॉक। अगर प्रोमोटर ही ब्लॉक हो जाएगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियसली जो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन है दैट विल बी स्टॉप्ड, सो नो एमआरएनए विल बी फॉर्म। तो यहाँ पे वी हैव दिस वन ऑफ द ऑपरेटर गिवन। तो यहाँ पे व्हाट इज द ऑपरेटर रीजन? दैट इज एक्चुअली रेगुलेटिंग, जो कंट्रोल कर रहा है कि जो जीन है वो उसकी हमने ट्रांसक्रिप्शन करवानी है कि नहीं करवानी है, वेदर इट नीड्स टू बी स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ, राइट? तो प्रोकैरियोट्स की एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन मेनली डीएनए का, दिस इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, दिस इज द प्रोमोटर रीजन, दिस इज द ऑपरेटर रीजन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये जो एक्टिवेटर रिप्रेसर है, ये ब्लॉक चाहे प्रोमोटर पे पॉलीमरेज की बाइंडिंग को करें या ट्रांसक्रिप्शन को करें, ये एक्चुअली में बाइंड कहाँ पे करते हैं? ये बाइंड करते हैं प्रोमोटर पे। सोचो प्रोमोटर पे कोई चीज बाइंड कर गई जिसने आगे प्रोसेस को रोकना है, तो अगर पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड भी करता है, तो डू यू थिंक पॉलीमरेज आगे मूव कर सकता है और स्ट्रक्चरल जीन पे जाके
स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है और एमआरएनए बनवा सकता है? नो, क्योंकि यहाँ पे ये जो इनहिबिटर है या रिप्रेसर है, ये क्या कर रहा है, इट डजंट अलाउ द पॉलीमरेज टू मूव फॉरवर्ड, इसको आगे चलने ही नहीं दे रहा है, राइट? So this operator which is present right next to the promoter region, this is what controls the switching on and off. This is the point जहां पे आके कौन बाइंड करेगा, एक्टिवेटर और द रिप्रेसर, राइट? सो ऑपरेटर वो वाला रीजन है डीएनए में जिसके साथ प्रोटीन्स इंटरैक्ट करेंगे, राइट? और प्रोटीन्स लाइक एक्टिवेटर और रिप्रेसर, और ये कंट्रोल करेगा कि प्रोमोटर रीजन कितना एक्सेसिबल है पॉलीमरेज के लिए, कितना पॉलीमरेज इससे बाइंड कर सकता है या नहीं बाइंड कर सकता है। ऑपरेटर रीजन हमेशा किसके नेक्स्ट प्रेजेंट होगा, प्रोमोटर के, प्रोमोटर जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी, और अगर रिप्रेसर की जगह यहाँ पे एक्टिवेटर बाइंड करेगा तो पॉलीमरेज आगे मूव करके ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, बिकॉज एक्टिवेटर enhance the transcription, it switch on the transcription। तो अगर ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा ये ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, अगर रिप्रेसर बाइंड करेगा, रिप्रेसर इज लाइक द इनहिबिटर, तो ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करेगा। एंड ऑपरेटर इज स्पेसिफिक, ऑपरेटर पे सिर्फ एक ही टाइप का मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। सो ऑपरेटर इज वेरी स्पेसिफिक कि उसके ऊपर कौन सा रिप्रेसर या कौन सा एक्टिवेटर आके बाइंड करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द ओपेरोन। अब ओपेरोन है क्या, ये जो पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेन जीन कौन सा है, स्ट्रक्चरल जीन। बट स्ट्रक्चरल जीन अकेला काम नहीं कर सकता, इट नीड्स अ प्रोमोटर, क्योंकि पॉलीमरेज यहीं पे बाइंड करेगा। बट प्रोमोटर पे बाइंड करा हुआ पॉलीमरेज कैन मूव फॉरवर्ड और नो, इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस रेगुलेटरी जीन। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसमें स्ट्रक्चरल जीन along with its promoter and regulatory genes मतलब ऑपरेटर। तो प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन ये तीनों मिलके एक जीन का सिस्टम बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन। और जो सबसे पहला लैक ओपेरॉन था दैट वाज गिवन बाय दीज टू साइंटिस्ट व्हिच इज द जेकब एंड मोनो। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, सो लैक जो हमने अभी इकोलाई वाली एग्जांपल करी है दैट इज फॉर द लेक्टोज। ओके, so lac operon is lactose operon. TRP operon is the tryptophan, which is another amino acid. This is operon and this is the histidine operon. Operon is सिर्फ एक set of genes है स्ट्रक्चरल जीन के अलावा, जो रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, जो स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ में हेल्प कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे इफ यू सी द ओपेरॉन, P is pretty clear. What is P? P is the promoter. What is O? O is the operator. ऑपरेटर ही वो रीजन है जहां पे रिप्रेसर या एक्टिवेटर आके बाइंड करेगा और ये कंट्रोल करेगा कि आगे आने वाले जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है कि नहीं। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन, दिस इज ऑफ द इकोलाई, वो प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट्स में जीन्स क्या होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक? जिसमें सिंगल जीन कोड्स फॉर द मल्टीपल एमआरएनएस एंड मल्टीपल प्रोटीन्स। तो यहाँ पे एक जीन के तीन कंपोनेंट्स है, इफ यू सी डी, वाई एंड द ए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी लुक एट द जी, the Z codes for the beta galactosidase. So if you recall, अभी हमने बात करी है रिसेंटली, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इसका क्या फंक्शन है, ये ब्रेक डाउन करता है लेक्टोज की इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। उसके बाद द नेक्स्ट जीन इज द Y gene. Y gene codes for another enzyme which is permease। अब लेक्टोज की ब्रेकडाउन तभी होगी जब वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर करेगा। सो लेक्टोज को बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंटर करवाने का काम किसका है, परमीएज का। सो परमीएज increases the cell permeability so that the lactose can enter. So that is the function of the permease. And the last we have is the A gene. A gene codes for the trans acetylase। अब A genes का exact function तो इतना क्लियर नहीं है, बट वन थिंग दैट वी आर pretty sure about that this is also responsible for the lactose metabolism. Okay, अब आफ्टर डूइंग दिस PO एंड दिस स्ट्रक्चरल जीन ZYA, यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट है I is not inhibitor over here. ओके, तो I जीन डिराइव वर्ड इनहिबिटर से हुआ है,
बट ये कोड किसको करेगा? दिस विल कोड फॉर अ रिप्रेसर प्रोटीन। और आई जीन कॉन्स्टेंटली, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है दैट आई जीन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली, अंडरलाइन दैट। ओके, ये जो आई जीन है ये कॉन्स्टेंटली इस रिप्रेसर प्रोटीन को बना रहा है। और रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करता है जाके? इट गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर। अगर रिप्रेसर हर टाइम एक्सप्रेस हो रहा है और ये ऑपरेटर को ब्लॉक कर रहा है, तो ऑब्वियसली द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ZYA is also blocked. Okay. Now, moving on, अब हम ये बात करेंगे कि लेक्टोज की प्रेजेंस और एब्सेंस कैसे ZYA जीन्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करती है। ओके, सो लेक्टोज जनरली, अभी मैंने बताया, दिस इज अ सबस्ट्रेट जिस पे बीटा गैलेक्टोसाइडिस काम करेगा। अब यही लेक्टोज है जो यहाँ पे हेल्प करेगा ऑपेरोन को स्विच ऑन या स्विच ऑफ होने में। स्विच ऑन स्विच ऑफ होने का मतलब है यही लेक्टोज ही है मॉलिक्यूल जो ये कंट्रोल करेगा कि ये जो ZYA जीन है इनकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि रिप्रेसर तो हमेशा उसको क्या कर रहे हैं? ब्लॉक। ओके, नाउ सो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेक्टोज है ही नहीं। अब लेक्टोज जो कि इस पूरे मैकेनिज्म को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहा है, दिस इज लाइक अ स्विच ओवर हियर, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे इंड्यूसर मॉलिक्यूल। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई लैक्टोज इज कॉल्ड एज एन इंड्यूसर? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ दिस लैक ऑपेरोन। अभी कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा था? आई वाज कॉन्स्टेंटली मेकिंग दिस रिप्रेसर एमआरएनए विच इज कोडिंग फॉर अ रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि कहाँ बाइंड करता है? ऑपरेटर से। ऑपरेटर पे बाइंड कर गया तो वो आरएनए पॉलीमरेज को इस प्रोमोटर रीजन पे बाइंड होने नहीं देगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है दैट विल बी ब्लॉक। सो दिस विल ब्लॉक द ट्रांसक्रिप्शन। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ट्रांसलेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों एंजाइम्स की सिंथेसिस नहीं होगी। बट नाउ द मोमेंट ई कोलाई को ग्लूकोज मिलना बंद हुआ और उसको हमने लेक्टोज वाले मीडियम में रखा, लेक्टोज सेल के अंदर एंटर करा। अब लेक्टोज क्या है? लेक्टोज इज द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। अगर लेक्टोज सेल के अंदर जा रहा है तो ई कोलाई को बीटा ग्लैक्टोज चाहिए ही चाहिए है। क्यों? क्योंकि यही एंजाइम है जो लेक्टोज को तोड़ के बैक्टीरिया को खाना प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड द ग्लैक्टोज, राइट? तो लेक्टोज क्या करेगा? क्योंकि लेक्टोज नीड्स टू बी ब्रोकन डाउन, तो लेक्टोज अपने ब्रेक डाउन करवाने के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की डिमांड करता है। और उसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा? इस रिप्रेसर को ब्लॉक करना पड़ेगा कि ये जाके ऑपरेटर पे बाइंड ना करे। तो व्हाट डज दिस इंड्यूसर डज? इट बाइंड्स विद दिस रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना जो हर टाइम एक्सप्रेस हो रहा है, लेक्टोज इससे जाके बाइंड कर जाएगा। एंड जैसे ही लेक्टोज इससे बाइंड करेगा ये रिप्रेसर को कर देगा इनएक्टिवेट। अब ये जाके ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर सकता, ऑपरेटर फ्री है। तो प्रोमोटर पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली ZYA की ट्रांसक्रिप्शन होगी और यहाँ पे बनेगा mRNA। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है तो यहाँ पे तीन डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि लेक्टोज की ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, परमीएज जो लेक्टोज की और ज्यादा एंट्री करवाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर पहले परमीएज बन ही नहीं रहा था, राइट? परमीएज का काम ही क्या है? लेक्टोज को एंटर करवाना सेल में, तो ये लेक्टोज कहाँ से आया? तो देयर इज दिस वन मोर इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी दैट यू हैव टू अंडरलाइन, कि हमेशा थोड़ा सा परमीएज एंजाइम सेल के अंदर हमेशा होता है। सो जब स्टार्टिंग में लैक्टोज मीडियम में आया तो इस परमीएज ने मॉलिक्यूल्स की एंट्री करवा दी। और जब कुछ मॉलिक्यूल्स की एंट्री हुई उसने आके इस रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर दिया, तो और ज्यादा परमीएज बना जिससे एंट्री ऑफ द लैक्टोज इनटू द सेल आल्सो इंक्रीजेस। ओके, so this is how the presence of the inducer actually turns on the transcription and the translation. It switches on the lactoperon. तो यहाँ पे लेक्टोज एंड एलोलेक्टोज दैट इज एन आइसोमर ऑफ द लेक्टोज, यही दोनों हैं जो इंड्यूसर की तरह काम कर सकते हैं। इंड्यूसर मतलब जो रिप्रेसर से बाइंड करे, और रिप्रेसर से बाइंड करने के बाद इट विल स्टॉप इट फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर। ग्लूकोज और गैलेक्टोज या और कोई मॉलिक्यूल इंड्यूसर की तरह एक्ट नहीं कर सकता है, रिप्रेसर से बाइंड नहीं कर सकता है। ओके, so this is all we have about the lacoperon. Now you revise this. This is a very important topic that you definitely need to go over. और इसका जो मैकेनिज्म है
यहाँ पे दो तरह की रेगुलेशन है, वन वी कॉल्ड एज द नेगेटिव रेगुलेशन एंड अदर इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव रेगुलेशन। अब व्हाट डू यू थिंक, लेक्टोज ये जो पूरे के पूरे ओपेरॉन को रेगुलेट कर रहे हैं, इज इट नेगेटिव रेगुलेशन और पॉजिटिव रेगुलेशन? सो दिस इज कॉल्ड, दिस एक्चुअली कॉल्ड एज द नेगेटिव रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि ओपेरॉन नेचुरली क्या है ओपेरॉन? नेचुरली ओपेरॉन ब्लॉक, क्योंकि हर टाइम तो लेक्टोज प्रेजेंट नहीं है ना, इन द एब्सेंस ऑफ द ओपेरॉन इट इज ब्लॉक, राइट? तो जब इंड्यूसर वहां पे गया, इंड्यूसर ने जो नेचुरल प्रोसेस हो रहा था, जो नेचुरली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ब्लॉक थी, उसको स्टार्ट कर दिया। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इज नॉट नेचुरल, नेचुरल इज इट इज बीइंग ब्लॉक, क्योंकि रिप्रेसर तो हर टाइम है। So this regulation by the lactose is the negative regulation. क्यों? Because operon naturally is blocked by a repressor until inducer आके उस block को remove नहीं कर देता है और इस operon को switch on नहीं कर देता है। Okay? Second thing, there is one more. The last line in the lac operon in your NCERT textbook says कि even though ये जो लैक ओपेरोन है ये पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है, बट यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दे रखी है दैट इज जस्ट ऑफ द पॉजिटिव रेगुलेशन। तो इन जनरल लैक ओपेरोन दोनों शो करता है, नेगेटिव रेगुलेशन भी, पॉजिटिव रेगुलेशन भी, बट दिस वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव रेगुलेशन। ओके, so that's all we have about the lac operon. That is how the genes are being expressed, how we switch on or switch off the genes. Okay. Now, moving on to the next topic, the next we have is the Human Genome Project. Now, this is a very theoretical topic. Now, what is the genome? Gene is a specific segment of the DNA. And what is genome? Genome is the entire genetic material, the complete set of genetic material in all your 46 chromosomes. It's called as the genome. So, Human Genome Project was a mega project. इसमें हमने करा क्या? हमने इसमें इंडिविजुअल के हर एक, we can say, क्रोमोसोम को सीक्वेंस किया है, that what is the specific sequence present on it, and we know how many base pairs we have 3 बिलियन बेस पेयर्स। और अगर हम इन 3 बिलियन बेस पेयर्स को लिखने बैठे तो इट वुड फिल अबाउट 3,300 बुक्स, विद ईच बुक हैविंग द 1,000 पेजेस। इतना बड़ा सीक्वेंस है हमारे पास, एंड दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट। नाउ इफ यू थिंक अबाउट व्हाई डू वी कॉल इट एज अ मेगा प्रोजेक्ट, you see 3 billion base pairs looks a really long time to sequence so many bases. And secondly, एक बेस को सीक्वेंस करने की कॉस्ट कितनी है एक बेस पेयर को? दैट इज द $3। तो ओवरऑल इट टुक अस 9 billion US टू फाइनली सीक्वेंस द एंटायर जीनोम। अब इतना सारा डेटा वी कांट कीप इन द बुक, क्योंकि हमें चाहिए 3,300 बुक्स, और वो भी ईच बुक विद द 1,000 पेजेस। So from here comes the next branch of the biology, which is the bioinformatics. Informatics is the computer sciences, and when we use it to store the data related to the biology, related to the genetics, we call it as the bioinformatics. Okay. अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, दैट वाज नॉट डन बाय द वन इंडिविजुअल और मे बी जस्ट द वन पर्टिकुलर institution, but rather it was a global collaboration. So that means multiple countries participated in it. 3 billion base pairs थे, so it took about 13 years to complete it. And what are the different organizations involved in that? So first one is the US Department of Energy, National Institute of Health, and then there are the another contributors like the Wellcome Trust from UK, and some of the contributions comes from the other countries like the Japan, France, Germany as well. प्रोजेक्ट एक्चुअली तो 2003 में कंप्लीट हुआ, बट जो सबसे ज्यादा जीन्स हैं वो है प्रेजेंट क्रोमोसोम नंबर 1 पे। क्रोमोसोम नंबर 1 की जो सीक्वेंसिंग है वो 2006 में खत्म हुई, बट इन जनरल व्हेन वी टॉक अबाउट व्हेन डू द प्रोजेक्ट फिनिश, दैट वाज अबाउट द 2003। अब हाउ वाज दिस इंपॉर्टेंट? अगर हमें अपने पूरे सीक्वेंस के बारे में पता है तो वी कैन फिगर आउट कि कैसे कुछ वेरिएशंस कैन लीड टू सर्टेन डिसऑर्डर्स, डिसीजेस, हम उनको डायग्नोस कर सकते हैं, हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, राइट? तो व्हाट आर अ फ्यू प्राइमरी गोल्स ऑफ दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? सबसे पहला तो यही था कि जितने भी एस्टिमेटेड जीन्स हैं, approximately there are 20,000 to 25,000 genes in the human DNA, और उन सारे के सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना, दैट वाज द फर्स्ट टास्क। उन सबको मैप करना कि उनका सीक्वेंस क्या है। सेकेंडली वी हैव दीज
3 billion chemical base pairs. Second was to sequence those 3 billion base pairs. उन सबका sequence लिख लेना, चाहे they are coding for proteins or if they are not coding for the proteins, right? So 3 times 10 to the power of 9 base pairs, which is 3 billion base pairs, उन सबको sequence करना. थर्ड थिंग वी टॉक्ड अबाउट, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से एक नई बायोलॉजी की ब्रांच आई, विच इज द बायो इन्फॉर्मेटिक्स. तो मेन गोल ये भी था कि इतने सारे डेटा को स्टोर करके मैनेज कैसे किया जा सके. स्टोर तो कर लिया, बट व्हाट इफ यू नीड द डेटा ऑन अ सर्टेन क्रोमोसोम आफ्टर 10 years, तो वो डेटा इतना आसानी से स्टोर होना चाहिए सो दैट यू कैन मैनेज इट. और इसी चीज के लिए विश वी आर डूइंग द थिंग्स कि हम उन टूल्स को जिससे हम डेटा को एनालाइज करें वो इम्प्रूव हो, कि हमें चाहिए सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है और वो क्विकली वी कैन फिगर इट आउट. एंड सीक्वेंस फिगर आउट करने के बाद वी ऑल्सो ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू द ब्रांचेस, टू लाइक द रिसर्च, द मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ताकि वो डिफरेंट डिसीजेस को स्टडी कर सकें जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. वी ऑल्सो ट्रांसफर इट टू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ताकि वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए मेथड्स आइडेंटिफाई कर सकें. एंड देन फाइनली वी ऑल्सो एड्रेस द ELSI, which is ethical issues. So the ELSI refers to ethical, legal, and the social issues जो इस प्रोजेक्ट से originate कर सकते हैं, right? So ethical issues, social issues, legal issues, like you are using a certain type of DNA to make a medicine, to diagnose, to study a disease, वो legal होना चाहिए. It should not be unethical. It should be ethical to study. You should not be harming any individual. सारी research को करते time. तो that is what was also being addressed, कि अगर कोई individual ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जब भी वी वर फुलफिलिंग दीज गोल्स, तो कौन कौन से एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज एनकाउंटर किए गए ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट. एंड once we figured out this human genome project that we can sequence the DNA base pairs, हमने कुछ और इंडिविजुअल्स को भी के जीनोम को भी सीक्वेंस किया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. और ये कौन से ऑर्गेनिज्म थे? ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है. सो दीज इंक्लूड सम बैक्टीरिया, yeast. There is this a nematode, which is a roundworm, Caenorhabditis elegans. And then there's fruit fly, जिसको मॉर्गन ने यूज किया था to study the linkage. Then the rice. Then there is the another plant, Arabidopsis. तो human genome project के बाद we also sequenced the genome of some more non-human models. अब ये हमने किया कैसे? So there were the two main techniques that we used. The first was the expressed sequence tag and the second was the sequence annotation. We know कि हमारे पास दो तरह के mRNA में दो तरह के सीक्वेंस आते हैं, एक्सोन्स एंड द इंट्रोन्स. एक्सप्रेस सिर्फ कौन से करते हैं? एक्सोन्स, क्योंकि ये कोडिंग है. तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हमने कौन सी अप्रोच यूज करी कि चलो सिर्फ उन्हीं रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो आरएनए की फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं. जो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, सो वी वोंट बी सीक्वेंसिंग देम. बट सीक्वेंस एनोटेशन, क्योंकि हमें पता है चाहे इंट्रोन्स काम के नहीं है, दे आर नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन्स बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोटीन्स. द सीक्वेंस एनोटेशन वाज अ ब्लाइंड अप्रोच. हमने ये नहीं देखा कि इज इट कोडिंग और नॉन कोडिंग, हमने पूरा का पूरा एंटायर जीनोम है उसको सीक्वेंस किया. तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में ओनली एक्सप्रेस्ड डीएनए एक्सोन्स वाला सिर्फ उसी को सीक्वेंस किया गया. बट इन सीक्वेंस एनोटेशन वी सीक्वेंस द एंटायर डीएनए. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हाउ वी डिड दिस. इसमें बेसिक से कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहले तो हमें, अगर हमने ह्यूमन डीएनए ही सीक्वेंस करना है, सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू आइसोलेट इट. आइसोलेट कैसे करेंगे? हम बायोटेक में पढ़ेंगे उसके बाद. क्योंकि डीएनए इज अबाउट 2 meters लॉन्ग, इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या करना है? डिवाइड करना है. अब ह्यूमन डीएनए को अगर हमने स्टडी करना है या हमें इसकी करनी है एम्प्लीफिकेशन, एक डीएनए सेगमेंट की हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए. तो हमने क्या किया? इफ यू रिमेम्बर, बैक्टीरिया के अंदर होते हैं कुछ सर्कुलर डीएनए विच आर कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स. हमने ऐसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बनाए बैक्टीरिया के और यीस्ट के, एंड वी यूज्ड देम एज द वेक्टर्स. तो दिस कुड बी एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने कौन से वेक्टर्स यूज किए. हमने यूज किए BAC, विच इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. और ये जो डीएनए हमने ह्यूमन से आइसोलेट किया, ये हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? इनटू दिस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. और फिर इसको डाल दिया वापस से होस्ट सेल में, बैक्टीरिया के अंदर. जैसे जैसे बैक्टीरिया का डीएनए मल्टीप्लाई हुआ, इसके अंदर प्रेजेंट ये फॉरेन डीएनए की भी कॉपीज क्रिएट हो गई. इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा? एम्प्लीफिकेशन. ऐसे तुम्हारे पास एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज आ गई, राइट? सो मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा.
छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। फ्रेगमेंट्स को रिकम्बाइन करना पड़ेगा बैक्टीरिया के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में या यीस्ट के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में, और उसको वापस से बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है तो बैक्टीरियल होस्ट में इंसर्ट करो, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है तो यीस्ट होस्ट में इंसर्ट करो। जैसे जैसे यीस्ट मल्टीप्लाई करेगी तो ये हमारा फॉरेन डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा। एक डीएनए की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करने को हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। द नेक्स्ट थिंग, अब इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की जब हमारे पास मल्टीपल कॉपीज आई तो वी गॉट द क्लोन्स ऑफ द बैक्टीरिया। अब इसका सीक्वेंस हमने आइडेंटिफाई कैसे किया, इसके लिए वी डोंट नीड टू नो द थिंग्स इन डिटेल, यू जस्ट नीड टू नो द नेम ऑफ द मेथड। दिस वाज एन ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग मेथड, और ये जो ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग मेथड था दैट वाज डेवलप्ड बाय अ फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर की दो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। एक, he figured out an automated sequencing method जिससे हम सिंपल इन क्लोन्स से डीएनए का पूरा सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हम प्रोटीन से अमीनो एसिड का सीक्वेंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज द अनदर कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंगर। ओके, अब इस सारे के सारे सीक्वेंस डीएनए को अलाइन करना इनटू द स्पेसिफिक वे, इन द ऑर्डर वी कैन से, जितना भी डीएनए का सीक्वेंस आया उसको ऑर्डर में अलाइन करना, तो उसके लिए हमने किसकी हेल्प ली? बायो इन्फॉर्मेटिक, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि कंप्यूटर साइंसेज को यूज करके हमारा सारा का सारा डेटा स्टोर करती है ताकि इट इज इजी टू एक्सेस इन द फ्यूचर। ओके, सो दिस इज हाउ वी फाइनली गॉट द एंटायर जीनोम सीक्वेंस. So this is all we have about the today's lesson. Now we have a few more things that we do need to talk about. The Human Genome Project that we will continue in the next class. But until then, make sure you do go over the Human Genome Project and the lac operon. Human Genome Project में बहुत सारा data है which can make the multiple choice question. So make sure you do make sticky notes and importantly underline the things from your NCRT. Okay. So that's all for today's lesson. Okay. Okay then. Bye bye. Have a good day.